हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान के इस क्रम में हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था दोस्तों, उसमें 11वें लेक्चर में हमने बात करी थी भारतीय संविधान के भाग 1 की। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की हमने चर्चा की थी, जिसमें संघ एवं संघ शासित प्रदेशों की हमने बात करी थी। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों एक चैप्टर आता है जिसे नागरिकता कहा जाता है, सिटीजनशिप कहा जाता है। और ये नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है, ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में रखी गई है दोस्तों। और नागरिकता संबंधी विषय जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं किससे, नागरिकता से, तो वहाँ पर जितने भी नियम कानूनों की हम बात करते हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बात करते हैं। नागरिकता के क्षेत्र में सबसे पहले जानकारी या फिर अपनी एक फिलॉसफी देने वाले जो दर्शन देने वाले थे वो कौन थे दोस्तों, उनका नाम क्या था, अरिस्टोटल था, अरस्तु था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नागरिकता के क्षेत्र में सबसे पहले उसको परिभाषित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों अरस्तु हुए हैं। तो नागरिकता जो आपका जो विषय है दोस्तों, ये नागरिकता भारतीय संविधान में कहाँ से एडॉप्ट की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, नागरिकता संबंधी जितने भी हमारे विषय हैं इन सबको एडॉप्ट किया गया है दोस्तों। कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा या ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो भारत में एक अधिनियम लागू किया गया था 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ से बहुत सारे आर्टिकल्स उठाए थे, 200 के आसपास आर्टिकल्स को सीधा वहाँ से कॉपी किया था भारतीय संविधान में। उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया था, संसदीय प्रणाली उठाई थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया था। और उसी क्रम में वहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक चैप्टर हमारा जो सिटीजनशिप है, ये भी कहाँ से एडॉप्ट किया गया दोस्तों, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित ये जो नागरिकता है, ये कैसी नागरिकता है दोस्तों, ये नागरिकता है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि जिस देश का वह नागरिक होगा उसे केवल उसी देश की नागरिकता प्राप्त होगी, उसके अलग वो किसी दूसरे या अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। इसको हम एकल नागरिकता कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। तो जब इसको वहाँ से अडॉप्ट किया गया और सीधा अडॉप्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं भारत में भी ये नियम लागू होगा कि जो भारतीय नागरिक होगा उसे केवल भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी। अदरवाइज अगर वो किसी और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या ले लेता है तो दोस्तों भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता को उसकी समाप्त कर दिया जाता है भारतीय संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ से आगे कि इंडियंस कैन गेट ओनली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओनली, भारतीय केवल भारत की ही नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना, तभी ये क्या होगा, एकल नागरिकता होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा दोस्तों। तो इंडियंस कैन गेट ओनली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है दोस्तों। तो भारतीय केवल भारत की ही नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान में लिखित उन आर्टिकल्स की जिनके अंदर चर्चा की गई है नागरिकता के बारे में। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक तो हमें बातें करनी ही हैं, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ कि यहाँ से 5 से लेकर 11 तक हमें नहीं पढ़ना है। 5 से लेके 11 आर्टिकल तक हमें नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ से जो बातें करनी है वो 5वें और 11वें अनुच्छेद की करनी है, 5वें और 11वें आर्टिकल की बात करनी है। यहीं से हमारे सारी की सारी जानकारी हमें मिल जाएगी जिनके ऊपर हमें आगे जाके चर्चा करनी है। तो दोस्तों देखते हैं इसी क्रम में हमारे संविधान का जो आर्टिकल नंबर 5 है, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, एक बार थोड़ा सा लिखिएगा दोस्तों। ऐसे लोग जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहे हो। तो दोस्तों
All such people who have been residing in India since 5 years before the Constitution came into force, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से जो लोग भारत में निवास कर रहे हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो किसी भी देश से हो, कहीं से भी हो। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के लिए एक आप बात लिख लेना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले या यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति है उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये सब चीज़ें पहले जो अमेंडमेंट हो चुके हैं उनमें ही चर्चित हो गए हैं। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 हमारा कहता है कि ऐसे लोग जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं और उनके पास में प्रूफ है कि वो भारत में निवास कर रहे थे, तो उनको नागरिकता ऑलरेडी मिल चुकी है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन एक बात आती है कि नागरिकता वर्तमान में भी दी जा रही है। बहुत से लोग आते हैं विदेशों से कि उनको भी नागरिकता मिल जाती है, कई बार भारतीयों की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो उसी क्रम में या फिर नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? तो नागरिकता संबंधी जितने भी कानून बनाएगा दोस्तों वो बनाएगा कौन? पार्लियामेंट। तो आर्टिकल नंबर 11 अनुच्छेद 11 में इसी बात को वर्णित किया गया है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का है। तो ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। ये आपको याद रखना है। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 11 आर्टिकल नंबर 11 अनुच्छेद 11 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून अगर बनाना है तो कानून बनाने का जो अधिकार होगा दोस्तों वो किसका है? पार्लियामेंट का है, हमारी संसद का है। क्लियर है क्या? अब बात ये आती है कि संसद द्वारा कितने तरीकों से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है या फिर कितने तरीकों से, कितने रास्तों से उस नागरिकता को छीना जा सकता है, इतना आपको देखना है। तो देयर आर 5 ways टू गेट सिटीजनशिप अंडर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये आपको याद रखना है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से नागरिकता दी जा सकती है भारतीय संसद या सरकार द्वारा और ली जा सकती है नागरिकों द्वारा या फिर भारतीय द्वारा या फिर किसी भी विदेशी द्वारा जो भारत के प्रति समर्पित हो। तो देयर आर 5 ways टू गेट सिटीजनशिप अंडर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं दोस्तों। तो हम बात करेंगे उन 5 तरीकों की, लेकिन उससे पहले जान लीजिएगा कि नागरिकता से संबंधित रिलेटेड टू सिटीजनशिप कितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं, कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं, उनके बारे में कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ था दोस्तों, क्योंकि कानून तो बनाया था 1955 में, ये जो अधिनियम था भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो था वो 1955 में बनाया गया। उसमें पहली बार संशोधन किया गया 1986 में, 1986 में। उसी में ही दूसरी बार फिर से संशोधन किया गया 1992 में, फिर संशोधन किया गया 2003 में, फिर संशोधन किया गया 2005 में और फिर संशोधन किया गया 2015 में। और उसके बाद में अभी 2-3 वर्ष पहले 2019 में नागरिकता संबंधी एक संशोधन किया गया था जिसके ऊपर पूरे देश में बवाल मचा गया था।
तो क्या एनआरसी वगैरह होता है, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे कहीं ना कहीं इसी क्रम में। तो पहले नागरिकता की जो बेसिक जानकारी है उनसे निपट लेते हैं, फिर बाकी जितने भी करंट के मुद्दे हैं उनको हम इसमें जोड़ के यहाँ पे कनेक्ट करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 5 तरीकों से यहाँ पर क्या मिल सकती है, नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं उन 5 तरीकों के ऊपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं, उन आधारों की बात करते हैं जिनके ऊपर बेस भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या फिर पार्लियामेंट द्वारा वो नागरिकता हमें प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों उसके 5 आधार हैं। सबसे पहली बात करें तो जन्म के आधार पर नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पर बाय डिसेंट हम ये नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन देशीयकरण की स्थिति में या व्यवस्था में हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा भी हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और बाय लैंड एक्विजिशन भूमि अर्जन के माध्यम से भी हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, भूमि अर्जन के माध्यम से भी हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को अपने ध्यान में आपको हमेशा के लिए रखना है। अब क्या क्या बातें इन सब चीज़ों के अंदर हैं, एक बार उनके ऊपर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है क्या, जन्म के आधार पर या जन्म से किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है उसके बारे में एक बार चर्चा देखते हैं। साथ साथ आप इन बातों को लगातार अपनी कॉपी के अंदर लिखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो देखते हैं एक बार। इफ समवन इज बॉर्न इन इंडिया एंड हिज मदर और फादर गॉट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यदि किसी का जन्म भारत में हुआ हो, यदि किसी का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता या पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो, या तो माता को हो या पिता को हो या फिर दोनों को हो, उस बेस पे भारतीय नागरिकता उसे ऑलरेडी मिल जाएगी। क्योंकि भारत की बाउंड्री के अंदर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके माता या पिता या फिर दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, तो दोस्तों इस आधार पर बच्चे को ऑलरेडी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहाँ से दूसरी बात देखते हैं दोस्तों। दूसरा है वंश के आधार पर बाय डिसेंट किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो वंश से नागरिकता या फिर वंश के आधार पर नागरिकता, जब कोई भारत के बाहर जन्मा हो, जब कोई आउट ऑफ इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया भारत के बाहर जन्मा हो और माता या पिता को बच्चे के जन्म के समय नागरिकता प्राप्त हो, अर्थात क्या है, अब बात यह है कि करीना कपूर की शादी हुई सैफ अली खान से, बच्चा जन्म कहाँ लिया? ब्रिटेन में जाके। लेकिन जिस समय बच्चे ने ब्रिटेन में जन्म लिया तो क्या बच्चा वहीं का नागरिक हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। वहाँ की सिटीजनशिप में कुछ और बातें होंगी, या फिर अगर ये भी होंगी तो उसके आधार पर भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर किसी दूसरी देश की सीमा में जाकर कोई भारतीय बच्चा जन्म लेता है और उसके माता या पिता को जन्म के समय भारतीय नागरिकता प्राप्त होती हो, तो वंश के आधार पर उस बच्चे को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा प्रावधान है इस वाली बात के अंदर। दोस्तों व्हेन समवन इज बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड हिज मदर और फादर हैज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय यदि किसी बच्चे के माता पिता को भारत की नागरिकता प्राप्त हो और इस स्थिति में बच्चे का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो, तो दोस्तों उस बच्चे को क्या होता है, ऑलरेडी नागरिकता दी जा सकती है। अब चलते हैं यहाँ से तीसरी बात पे ऊपर। दोस्तों अब बात करते हैं देशीयकरण के आधार पर किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब कोई विदेशी भारत में घूमने आता है तो भारत में लगातार वो रह रहा है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसका बाहर जाने का या फिर अपने देश वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भारतीय कल्चर उसे पसंद आया, भारतीय प्रकृति उसे नेचर पसंद आया, यहाँ का माहौल सब कुछ पसंद आया। अब वो यहाँ से अपने देश अपने घर वापस लौटना नहीं चाहता है। तो अब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति, कोई विदेशी 10 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा है। कितने वर्षों से दोस्तों? 10 वर्षों से भारत में रह रहा है और वो अपने देश की अगर नागरिकता का त्याग कर दे, जिस समय वो भारतीय नागरिकता की मांग कर रहा है कि मुझे भारतीय नागरिकता दे दीजिए, तो उसको किन आधार पर भारतीय नागरिकता दे दी जा सकती है या मिल सकती है, एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इफ समवन हैज बीन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, यदि कोई 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, ये कौन होगा? समवन की जगह आप फॉरेनर लिख सकते हैं, विदेशी लिख सकते हैं। यदि कोई विदेशी 10 वर्षों से भारत में रह रहा है, निवास कर रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसके 2-3 आधार हैं, उनके आधार पर हमें यहाँ से बातें देखनी है कि जिस समय वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसको अपने देश की नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता वाला सिस्टम है। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का एक प्रावधान है। तो सिंगल सिटीजनशिप या फिर एकल नागरिकता यही कहता है कि आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हो, या तो इस देश की या फिर उस देश की। तो आपको अगर भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो दोस्तों अपने देश की नागरिकता आपको यहाँ से त्याग करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी एक शर्त क्या होती है? दूसरी एक शर्त ये होती है कि भारतीय संविधान में वर्णित जितनी भी भाषाएं हैं, 21-22 जितनी भी भाषाएं यहाँ पर वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, उन भाषाओं में से या भारतीय संविधान में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा? देशीयकरण व्यवस्था द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्लियर है क्या दोस्तों मेरी बात? अब यहां से आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बेस या फिर पंजीकरण द्वारा किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 6 महीने से भारत में रह रहा हो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रहेगा, आएगा विदेश से, तो पासपोर्ट बेस आएगा या फिर वीजा के बेस आएगा। ऐसा तो है नहीं कि घुसपैठिए आ जाएंगे और भारतीय सरकार उनको अपने रिकॉर्ड में लिख लेगी और उनको बता दे कि आपको 6 महीने हो गए और आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा लीजिएगा और आपको अगले 5 साल तक भारत में रहना है और आपको नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि पूर्ण अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कहीं से भी कोई व्यक्ति भारत में आ सकता है, बांग्लादेश से, वहाँ से कहीं से भी किसी भी प्रकार से व्यक्ति भारत में आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से माध्यम है आने का उनके पास में। बिना पासपोर्ट वीजा के घुसपैठिए कहलाते हैं जो लोग। अब उनको पंजीकृत कैसे किया जा सकता है या फिर खुल के वो लोग सामने कैसे आएंगे? नहीं आ सकते ना, तो उनको तो नागरिकता नहीं मिल सकती दोस्तों। तो इफ ए पर्सन हैज बीन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर 6 मंथ देन इट इज रजिस्टर्ड। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने से भारत में रह रहा हो तो उसे पंजीकृत कर दिया जाता है और उसको भारतीय नागरिकता देने की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन उसी के बेस पे क्या होगा? बट ही विल हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स। लेकिन उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब तो 6 महीने यहाँ पे रह लिया, तुझे पंजीकृत कर दिया और तू अब क्या है भारत की नागरिकता ले ले और उसके बाद में घूम फिर मजे ले। ऐसा नहीं है। 5 वर्षों तक लगातार उसको भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसको क्या होगा दोस्तों? तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो सामान्य नागरिकता होती है, जो जनरल सिटीजनशिप होती है, इन लोगों को वो सारे के सारे अधिकार नहीं दिए जाते। इन लोगों को वो सारे के सारे अधिकार नहीं दिए जाते जो एक सामान्य नागरिकता वाले प्रावधान में होते हैं। तो रजिस्टर्ड सिटीजनशिप डज नॉट गिव ऑल द राइट्स दैट आर गिवन इन जनरल सिटीजनशिप। पंजीकृत नागरिकता में वो सभी अधिकार या सारे अधिकार नहीं दिए जाते जो एक सामान्य नागरिकता वाले प्रावधान में दिए जाते हैं। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। एक होता है दोस्तों 5वें नंबर पे यहाँ पर आता है जिसकी हम बात करते हैं, लैंड एक्विजिशन की हम बात करते हैं, भूमि अर्जन की हम लोग बात करते हैं। तो बाय लैंड एक्विजिशन क्या होता है, भूमि अर्जन क्या होता है? तो दोस्तों बात इतना है कि 16 मई 1975 के आसपास 1974-75 में क्या हुआ था, सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया था।
सिक्किम को भारत में मिला लिया। कुछ पुर्तगाली और फ्रांसीस एरिया थे भारत में, कुछ ऐसे प्रोविंस थे जिनके ऊपर फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था। तो उन क्षेत्रों को, जैसे गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, यनम हो गया, पांडिचेरी हो गया, मोहो हो गया, तो ये सब क्या है, क्राइकल है। तो ये कहाँ थे, ये फ्रांस और पुर्तगालियों के अंडर में थे। अब उन क्षेत्रों को जब भारत में मिलाया गया तो अब वो क्षेत्र, एक बात बताइए, यदि अभी पाकिस्तान को भारत खरीद ले या फिर किसी समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना दिया जाए, तो जब पाकिस्तान का एक क्षेत्र पूरा का पूरा भारत का हिस्सा हो गया तो वहां पर रेजिडेंस करने वाले, वहां पर निवास करने वाले जितने भी निवासी होंगे, जितने भी पर्सन्स होंगे, जितने भी पीपल्स होंगे, उन सबको ऑलरेडी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो क्षेत्र संपूर्ण रूप से भारत का हो गया है। तो वहां पर रहने वाले व्यक्ति भी भारत के हो गए हैं। तो अगर जिस प्रकार से गोवा या फिर सिक्किम या फिर अन्य क्षेत्रों की हम बात कर लें, वो भूमि अर्जन द्वारा भारत में मिले हैं, तो उनको ऑलरेडी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, वो भारत के एक अभिन्न अंग हो जाते हैं, भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो दोस्तों इन पांच आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और यहाँ से अगले चरण में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब सरकार आपको, संसद आपको नागरिकता दे सकती है तो आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। तो नागरिकता देने के, प्रदान करने के ये 5 तरीके हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कितने आधारों पर भारतीय नागरिकता किसी नागरिक से छीनी जा सकती है। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने देखा है कि किन आधारों पर संसद द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन जब भारतीय नागरिकता दी जा सकती है संसद द्वारा, तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के हमारे पास में 5 आधार थे और संसद के पास में नागरिकता को ख़त्म करने के, छीनने के लगभग 3 आधार है। तो देखते हैं कि उन 3 आधारों पर किस प्रकार से संसद द्वारा भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो सबसे पहला है दोस्तों, ऑन टेकिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में दोहरी नागरिकता हो सकती है। दोहरी नागरिकता का मतलब कि इस देश का भी नागरिक है और किसी दूसरे देश का भी नागरिक है। लेकिन भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत की नागरिकता की जो पद्धति है वो कैसी प्रणाली है दोस्तों, तो वो एकल नागरिकता प्रणाली है, सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम भारत में है। तो उस एकल नागरिकता पद्धति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है संसद द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसका है, संसद का है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या हो जाता है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसी क्रम में दूसरे वाला देखते हैं दोस्तों, इफ समवन वांट टू लीव इंडिया ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत छोड़ना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत छोड़ना चाहता है तो बिल्कुल उसकी, देखिए भारतीय कब तक है, जब तक नागरिकता है। जब नागरिकता नहीं है तो भारतीय नहीं है, फिर वो कोई भी नहीं है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत को छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसी क्रम में तीसरा है कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे सिटीजनशिप बाय मेकिंग रूल्स, संसद कानून बनाकर नागरिकता छीन सकती है। पार्लियामेंट कैन टेक अवे सिटीजनशिप बाय मेकिंग रूल्स, संसद कानून बनाकर नागरिकता छीन सकती है। लेकिन नागरिकता संसद क्यों छीनेगी, किन किन आधारों पर संसद नागरिकता छीन सकती है, एक बार उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, कोई अपनी इच्छा से भारत को छोड़ना चाहता है तो संसद की हेडेक नहीं है, संसद का सरदर्द नहीं है,
दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करी हुई है और वो किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले ले तो ये दोहरी नागरिकता हो जाएगी और इसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म है। तो संसद द्वारा किस प्रकार से भारतीय नागरिकता को छीना जा सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे कितने आधार हो सकते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, ऑन हेल्पिंग द एनिमी ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने पर, युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने पर। एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है और कोई भी व्यक्ति हमारी खुफिया जानकारी किसको दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है। तो पाकिस्तान से अगर हमारा युद्ध चल रहा है तो वो हमारा शत्रु हुआ ना, तभी तो युद्ध चल रहा है, ठीक है। और कोई भारतीय नागरिक होते हुए उस देश की सहायता कर रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। और देशद्रोही को अगर वो हो गया क्योंकि देश के साथ में उसने खिलवाड़ किया है, भारतीय संविधान के साथ में उसने खिलवाड़ किया है, तो संसद कानून बनाएगी और उसकी जो नागरिकता है उसको समाप्त कर देगी या उसको छीन लेगी। क्लियर है क्या? तो दूसरी बात यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखने पर, भारतीय संविधान में आस्था नहीं रखने पर, फॉर नॉट बिलीविंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अगर कोई व्यक्ति आस्था नहीं रखेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखित जितने भी प्रावधान हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति नहीं चलेगा तो उसको वार्न किया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं माने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो संसद कहीं ना कहीं उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, नागरिकता को बिल्कुल एंड कर सकती है। उसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो सीमाओं से बॉर्डर से कोई व्यक्ति गलत तरीके से भारत में एंट्री कर लेता है, ठीक है। तो भारत में जब वो गलत तरीके से एंट्री करेगा तो ना तो देशीयकरण में माना जा सकता है, ना फिर पंजीकृत माना जा सकता है, ना ही जन्म से माना जा सकता है, ना ही डिसेंट से माना जा सकता है, किसी भी तरीके से नहीं माना जा सकता। तो उसके पास में अपना कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि किस प्रकार से वो भारत में आया, कब से भारत में है, चाहे उसको 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, लेकिन उसके पास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण कर ली, उनकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर क्या है कि भारतीय नागरिक तो है, भारतीय संविधान में आस्था भी है, लेकिन शत्रु की मदद भी नहीं की, उसके बावजूद भी क्या हुआ, लगातार 7 वर्षों से देश के बाहर रह रहा था, देश से उसका कोई मतलब वास्ता नहीं रहा था, भारतीय संविधान में विश्वास रखता है, लेकिन भारतीय नागरिक था, लेकिन क्या हुआ, लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रह रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, पार्लियामेंट इसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। तो स्टेट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो तो पार्लियामेंट उसकी नागरिकता को छीन सकती है। उसके बाद में If a Indian woman marries a foreigner and takes citizenship there, अर्थात यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी से विवाह कर ले और वहां की नागरिकता ग्रहण कर ले, वहां की मतलब ससुराल की, ससुराल कौन होगा, जहां का ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति कौन है, विदेशी। तो विदेश की अगर किसी दूसरे देश की, किसी अन्य देश की नागरिकता ये ग्रहण कर लेगी। देखिए सिस्टम क्या है, भारतीय महिला थी, शादी मना ली किसके साथ में, विदेशी के साथ में, कोई बात नहीं, शादी मना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चांस ये है कि ये फॉरेनर इंडिया में रह जाए, तब दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भारत में ही रहेगी। लेकिन ये चली गई कहाँ पर, विदेश में, उसके देश में, ससुराल में चली गई, ठीक है, उसको घर जमाई नहीं रखा, तो भाई साहब वहां पर गई, कोई दिक्कत नहीं, घूमने के लिए कुछ दिनों बाद में आ गई, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेगी तो हो सकता है वहां के अनुसार वो भारत की नागरिक रहे, लेकिन भारत के अनुसार वो भारत की नागरिक नहीं रहेगी। तो यदि कोई वुमेन किसी विदेशी से विवाह कर ले और वो उसी के देश में जाकर वहां की नागरिकता ग्रहण कर ले तो दोस्तों क्या होगा, भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अब बात यह है, हमने बात किया क्या
हमने बात किया कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन एक बात मेरी सुनिएगा, इसके बाद में कभी हम एक लेक्चर यहाँ पे अपना अपलोड करेंगे, लेकर आएंगे आपके सामने, जिसमें हम एनआरआई की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम एनआरआई की बात करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे कार्ड की बात करेंगे, पीआईओ की बात करेंगे। तो बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जो किसी विदेश भारतीय को दिया जाता है, जैसे आपका अनिवासी भारतीय होते हैं, ठीक है, एनआरआई होते हैं। तो वो क्या होता है, किस प्रकार के प्रावधान उसके अंतर्गत होते हैं, कौन कौन से राइट उनको दिए जाते हैं, कौन से नहीं दिए जाते, तो किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में, किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में उनको लेकर आएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हो सकता है साथ ही साथ जितने भी इसमें संशोधन हुए हैं, ठीक है, अभी बवाल चल रहा था लगातार 2019 में जो हुआ था, एनआरसी ये सब चल रहा था, तो ये क्या होता है, सीए क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, तो उनके बारे में हम उस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई बातों के साथ में। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सब लोग स्वस्थ रहिएगा, ये ईश्वर से हमारी कामना है। नमस्कार।